बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGT 602 थीम 14 करेंगे, ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरल फर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन। तो जब भी हम कोई बिज़नेस शुरू करते हैं तो सिर्फ उस बिज़नेस को स्टार्ट कर देना काफ़ी नहीं होता, बल्कि एंटरप्रेन्योर को उस बिज़नेस के अंदर आने वाले चैलेंजेस को हैंडल करना भी आना चाहिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर हमें कुछ मॉडल्स और स्ट्रेटजीज पढ़ाई जाती हैं जो कि हमें नीचे दी गई हैं। सबसे पहले जो स्ट्रेटजी है दैट इज़ अ बिजनेस ग्रोथ मॉडल। जब कोई बिजनेस शुरू हो जाता है तो उसकी ग्रो करने के अमल को हम क्या कहते हैं? बिजनेस ग्रोथ। तो जब हम कोई काम शुरू कर लेते हैं तो एब्सोल्युटली उसका ग्रो करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये मॉडल एंटरप्रेन्योर्स को सोचने का एक पैटर्न फ्राहम कर रहा होता है। पैटर्न मतलब कि किस तरह से उन्होंने अपने बिजनेस की ग्रोथ को हैंडल करना है या कौन से रास्ते पर लेकर जाना है। एक ब्लूप्रिंट होता है। हमारे पास इसके 5 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है एग्जिस्टेंस। ये हमारा सबसे पहला मरहला होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंटरप्रेन्योर की पूरी जो कंसंट्रेशन होता है वो कस्टमर हासिल करने और अपने ब्रांड से उनको जोड़े रखना होता है। तो याद रखिए, एग्जिस्टेंस जो है ना बिजनेस की, वो सबसे पहला लेवल होता है या सबसे पहला मरहला होता है। और ये भी आप याद रखिएगा कि मॉडल एंड फ्रेम गिव अ बेटर थिंकिंग पैटर्न। ये याद रखना है कि एंटरप्रेन्योर को बेटर थिंकिंग पैटर्न कौन देता है? मॉडल्स एंड फ्रेमवर्क्स। एंड नेक्स्ट हमारे पास ये हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया। इससे अगला जो हमारे पास पॉइंट है दैट इज अ सर्वाइवल। एंटरप्रेन्योर अक्सर इस मरहले को कामयाबी समझना शुरू कर देते हैं, लेकिन असल में ये कामयाबी नहीं होता। ये बिल्कुल हमारी कामयाबी और एग्जिस्टेंस के दरमियान में होता है। इसमें क्या होता है? इस स्टेज के ऊपर ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि हमारा नफ़ा नुकसान बराबर हासिल कर लेता है कोई भी एंटरप्रेन्योर, या कम से कम इसके करीब पहुंच जाता है, जिससे एंटरप्रेन्योर को ये अंदाज़ा होता है कि इसका बिजनेस आइडिया काबिल कबूल है या काबिल अमल है भी या नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है सक्सेस। तो सक्सेस हमेशा हमारे पास थर्ड फेज होता है। सक्सेस के अंदर हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि कंपनी अच्छे कस्टमर को बरकरार रखने के काबिल हो चुकी होती है। सक्सेस जब आती है ना तो हमारे जो टारगेट्स होते हैं, जो हमारे एम्स होते हैं, ऑलमोस्ट हम उसको अचीव कर चुके होते हैं और बिजनेस बाकायदा तौर पर प्रॉफिट कमाना शुरू कर देता है। इस स्टेज पर एंटरप्रेन्योर को सेल्स और प्रॉफिट के दरमियान फ़र्क करना आना चाहिए, यानी कि उसे पता होना चाहिए कि उसके कितने खर्चे हैं और उसने किस तरह से अपनी सेल्स को और अपना जो प्रॉफिट है उसको मैनेज करना है। और यहाँ पर ब्रांड की साख बनती है। अब आपने याद रखना है कि किस पॉइंट पर आकर किसी भी तो याद रखना है कि सक्सेस के स्टेज पर हमारे ब्रांड की रेपुटेशन या जो भी हमारा एक नाम होता है, साख होती है, वो बन चुकी होती है। और इसके अंदर हम ये देख रहे होते हैं कि हमारी जो फ्रेम है उसका मुकाबला किससे है, यानी कि कंपटीशन फेसिंग हमारी हो रही होती है। किस स्टेज के अंदर? सक्सेस के स्टेज के अंदर। फोर्थ जो हमारे पास स्टेज आता है सक्सेस के बाद दैट इज अ टेक ऑफ, यानी कि उड़ान भरना। इस स्टेज में कामयाबी के साथ साथ हम क्या करते हैं? एक नई सोच लेकर आते हैं, यानी कि अपनी सोच को, अपने बिजनेस को वास्ट करते हैं। किस तरह से कि हम इसे और फैलाते हैं और हम ये देखते हैं कि हम किस तरह से अपनी पूरी इंडस्ट्री को डोमिनेट कर सकते हैं। और इस बात पर हम बहुत संजीदगी के साथ सोच रहे होते हैं। वो बात है ना कि इंसान कभी भी किसी एक चीज़ पर इक्तफा नहीं करता। वो जिस चीज़ को हासिल कर लेता है वो फिर उससे आगे की कोशिश कर देता है। किसी भी मुकाम पर आकर वो खुश नहीं होता। तो ये बिल्कुल हकीकत है। हमारे जो एम्स हैं, जो हमारी मंजिलें हैं, वो बदलती रहती हैं। एक को हासिल करने के बाद अगर हम बैठ जाएं तो वो एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं हो सकता जो बस एक चीज़ को हासिल करे और वहीं पर स्टॉप हो जाए, बल्कि उसे और ब्रॉड करें, क्योंकि जितना ज़्यादा हम उसे ब्रॉड करते हैं हम खल्क़ी खुदा की उतनी ही मदद करते हैं। देखिए ना, जब हमारी कंपनी बड़ी होती है तो हमें ज़्यादा एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं, हम ज़्यादा मुलाजमीन को हायर करते हैं। इसके अलावा जो हमारी प्रोडक्ट्स होती हैं उसकी डिलीवरी के लिए भी इंसानों की ज़रूरत होती है।
हर स्टेज पर हम लोगों को रोज़गार मुहैया कर रहे होते हैं। तो कभी भी जब भी इंसान थक जाए, अगर आप भी अपनी बिजनेस लाइफ के अंदर थकने लगे या आपको लगे कि काफ़ी है, तो आप अपने से बढ़कर सोचें। अगर आपके आगे बढ़ने से कल की खुदा की खिदमत होती है तो आप कभी भी मत रुकें, और ये जो जज्बा होता है आपको हमेशा बेहतर से बेहतरीन करने पर रागिब करता है। तो ये तो हो गई हमारी मोटिवेशन। इसके बाद जब हमने उड़ान भी भर ली, असली उड़ान तो तभी होती है ना जब हम इंसानों के लिए बेहतर कर रहे हों। इसके बाद जो आता है वो है हमारा सोर्स मैच्योरिटी। तो सोर्स मैच्योरिटी के अंदर क्या होता है, ये हमारी ग्रोथ मॉडल का 5th एलिमेंट होता है। इस स्टेज के अंदर ये आखिरी स्टेज होता है तकरीबन, यहाँ एंटरप्रेन्योर बेहतर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और प्रोडक्ट सर्विसेज की डिवर्सिफिकेशन यानी कि एक नई वैरायटी लाने पर काम कर रहा होता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ कामों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बन जाते हैं ताकि एक मुस्तकिल इनकम को मुस्तहकम किया जा सके। देखिए क्या हो जाता है कि हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? ताकि तमाम जो हमारी डिवर्सिफिकेशन है या प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ को हम परफॉर्म कर सकें स्पेशलाइज्ड वे के अंदर। तो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो मॉडल है दैट इज़ अ ग्रेनियर ग्रोथ मॉडल ऑफ द बिजनेस। अब इस मॉडल के अंदर क्या होता है, ये मॉडल मशहूर ज़माना हार्वर्ड जो हमारे पास बिजनेस है उसने पेश किया था। तो याद रखिए कि हमारी जो ग्रेनियर मॉडल है वो किसने पेश किया था, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने। और इसके अंदर इन्होंने क्या कहा था, जो बिजनेस ग्रोथ के दौरान आने वाले चैलेंजेस की बेहतरीन तरीके से वजाहत करता है, यानी कि उनको प्रेजेंट करता है। हमेशा याद रखिए स्टूडेंट, ये एमसीक्यू आपसे पूछा जाता है कि विच मॉडल प्रेजेंट द डिटेल ऑफ पोटेंशियल चैलेंजेस फॉर एंटरप्रेन्योर व्हाइल हैविंग बिजनेस ग्रोथ। तो बिजनेस ग्रोथ के दौरान कौन हमारे चैलेंजेस को प्रेजेंट कर रहा होता है, दैट इज अ ग्रेनियर ग्रोथ मॉडल। इस मॉडल के अंदर क्या होता है, इस मॉडल के मुताबिक ग्रोथ का हर फेज पहले एक मुस्तहकम तरक्की लेकर आता है, मतलब कि एक हमारे पास वेल डिफाइंड प्रोग्रेस लेकर आता है, लेकिन फिर इसके फौरन बाद फिल्म को एक क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा होता है जहाँ पर ये नहीं होता कि जब एक फिल्म बन गई है, उसने सक्सेस स्टार्ट कर दी है, उसने टेक ऑफ भी ले लिया है, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि बस वो आगे ही बढ़ेगी। ये रिसर्च हुई है कि एक स्टेज पर आकर उसे मसाइल पेश आते हैं और वो क्राइसिस का शिकार हो जाती है। तो इस मराहिल में से हमारे ये जो पूरा हमारे पास प्रोसेस है, इसमें 6 तरह के हमारे पास चैलेंजेस आते हैं, बल्कि हमारे फेज 6 होते हैं, जबकि चैलेंजेस हमारे पास 5 आते हैं। तो अब इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास चैलेंज होता है दैट इज़ अ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी हमारी बिजनेस ग्रोथ का सबसे पहला चैलेंज है। इस मरहले के अंदर फिल्म को चलाने और कॉस्ट कम करने पर फोकस किया जाता है। तो अब हमारा फोकस तो ये होता है ना कि बिजनेस चले, फिल्म चले और उसकी कॉस्ट कम आए। तो इसके बाद हमारा जो क्राइसिस आ जाता है वो है लीडरशिप का, जहाँ एक लीडरशिप हमारी जो मैनेजमेंट के मामलात हैं उन्हें संभालने में मुश्किल पेश आ रही होती है। तो ये जो फुकदान होता है दैट इज़ अ क्रिएटिविटी, तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्शन। डायरेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, ये आप यहाँ पर याद रखें कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन टेक प्लेस एट दिस स्टेज, ठीक है। इस स्टेज के ऊपर हमारी क्या होती है, इनफॉर्मल डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है स्टेक होल्डर्स एंड एज अ कस्टमर। और हमारा सेकंड स्टेज होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन के अंदर हम फेज 3 में एंटरप्रेन्योर्स को अपने काम और जो उसके डेलीगेट्स होते हैं काम करने वालों को देने पड़ते हैं, यानी कि नीचे हदायत देनी पड़ती हैं। तो अब इससे क्राइसिस क्या आता है कि इसे कंट्रोल करने का क्राइसिस पैदा हो जाता है। हर काम मयार के मुताबिक हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो ये एक लीडर की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उसने तमाम फ्लो को देखना होता है। हर चीज़ की जो जिम्मेदारी होती है ना वो मैनेजर के ऊपर होती है। तो अगर मैनेजर हमारे पास कैपेबल नहीं होता तो हो सकता है जब वो काम ही नहीं ठीक कर रहा या मोनिटर ही नहीं कर रहा तो क्या होगा, हमारी जो तरक्की है वो रुक जाएगी। फेज 3 में आती है हमारी डेलीगेशन। तो डेलीगेशन भी यही होती है कि आपने नीचे वालों को इख्तियारात देने होते हैं। डायरेक्शन के अंदर भी ये होता है ना कि हमने सिंपल उनको बताना है कि आप क्या करो, किस सिमत की तरफ जाओ, या फिर हमारे पास जो आज़ादी होती है या जब हमारे मुलाजमीन अपने काम में आज़ादी मांगते हैं तो ये तमाम चीज़ें हमारी डायरेक्शन के अंदर आ जाती हैं। और डायरेक्शन और जो डेलीगेशन है ना
ऑलमोस्ट ये सेम ही है, बस इसके अंदर इख्तियारात देने होते हैं और ऊपर सिर्फ जो हमारी डायरेक्शन होती है उसमें सिर्फ आज़ादी की या फिर एक लाइन सीधी करके देनी होती है अपने एम्प्लॉय को। नंबर 4 पर आती है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन मतलब हम आहंगी। इस फेज में तमाम डिपार्टमेंट्स एक तयशुदा हमारे पास जो एक क्या कहते हैं उसे, हमारे पास एक लाइन बन जाती है या हायरार्की बन जाती है, उसके मुताबिक खुद को कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास क्राइसिस आता है वो क्राइसिस ये होता है कि यहाँ रुकावटों का बहरान आ जाता है जिसकी वजह से फैसला साजी बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाती है। अब जहाँ पर कोऑर्डिनेशन की बात हो रही हो तो ज़रूरी थोड़ी है कि हर मुलाजिम हमारी जो भी हमारी हायरार्की है उसके साथ ताउन करेगा या फिर उसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा। तो यहाँ पर जो मसला आता है वो क्या है, डील विद क्राइसिस ऑफ द कंट्रोल। याद रखना है कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, तो कोऑर्डिनेशन के अंदर एक एंटरप्रेन्योर को किस चीज़ में मसला आता है, उसे क्राइसिस ऑफ कंट्रोल पेश आता है। फेज़ 5 है बिजनेस ग्रोथ इज कोलैबोरेशन। तो कोलैबोरेशन के अंदर क्या होता है, ताउन करना। तो फेज़ 5 में हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के साथ हम कोलैबोरेट कर रहे होते हैं और इसके अंदर जो बहरान आता है डेट इज़ अलाइनेंस, यानी कि इत्तेहाद। जब बिजनेस मैच्योरिटी पर पहुंच जाता है तो अकेले मज़ीद ग्रो करना और भी मुश्किल हो जाता है। तो दूसरी जो स्ट्रेटेजिकल पार्टनर्स होते हैं उनके साथ अलाउंस बनाए जाते हैं। तो ये हमारी नेक्स्ट फेज़ है इसका। ऑलमोस्ट यहाँ पर और तो कुछ याद करने वाला नहीं है, बस ये आप याद कर लीजिएगा कि हमारा फेज़ 6 क्या होता है, अलोनेंस होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि हम नए जो बिजनेसमैन होते हैं या फिर हमारे नए स्टॉक होल्डर्स होते हैं उनके साथ क्या करते हैं, उनके साथ हम अलोनेंस करते हैं, इत्तेहाद करते हैं ताकि हम बिज़नेस को और भी वास्ट कर सकें। नेक्स्ट हमारा जो स्टेज आता है डेट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर ग्रोथ, कि हमने ग्रोथ की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। बिज़नेस फैलाने के लिए बेहतरीन तैयारी का होना बिल्कुल लाजिम होता है। इस हवाले से हमारे पास 2 लाइफ साइकिल्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहला है इंडस्ट्रियल लाइफ साइकिल। अब इंडस्ट्रियल लाइफ साइकिल के स्टेजेस की बात करें तो हमारे पास होते हैं 5 स्टेज, और ये भी याद रखना है कि फर्स्ट कंसेप्ट हमारे पास क्या होता है, डेट इज़ इंडस्ट्रियल लाइफ साइकिल। पहला स्टेज होता है हमारा इंट्रोडक्शन, इसको हम एम्ब्रियोनिक स्टेज भी कहते हैं, यानी कि बिल्कुल तारुफ होता है हमारा। सेकेंड इज़ ग्रोथ, थर्ड इज़ शेक आउट, यानी कि छांटी करना, मतलब होता है ना कि हम हर एक चीज़ को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं। आप यही समझ लें कि फॉर एग्जांपल आपकी चाय है, तो जब आप उसको छलनी के साथ छान लेते हैं तो आप क्या कर देते हैं, उसको शेक आउट कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह होता है कि हम अपने बिजनेस को छान रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी के अंदर आता है कि हमारी पुख्तगी कितनी है, और डिक्लाइन के अंदर है कि हमारा जवाल कहाँ पर आ सकता है। तो एक होशियार एंटरप्रेन्योर को कभी भी इंडस्ट्री के अंदर सरमायाकारी नहीं करनी चाहिए। वो अपने डिक्लाइन स्टेज पर हो तो उससे इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। याद रखें किस पॉइंट पर आकर उसे अपनी इंडस्ट्री के अंदर सरमायाकारी नहीं करनी चाहिए। तो किसी भी क्लेवर एंटरप्रेन्योर को अपने डिक्लाइन स्टेज पर आकर कोई भी सरमायाकारी नहीं करनी। हमेशा इवैल्यूएशन या फिर जो ग्रोथ का स्टेज होता है वहाँ पर बिजनेस करना फ़ायदेमंद देता है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इसके पॉइंट्स हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि हमारी आईटी रेवोल्यूशन और डिक्लाइन इन मैनी। हाँ जी, तो अब यहाँ पर देखें कि हमारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हमारी डिक्लाइन हो रहा है। आईटी रेवोल्यूशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड मशीनरी रेवोल्यूशन हैज़ काज्ड अ डिक्लाइन इन मैनी इंडस्ट्रीज। तो आपने ये भी याद रखना है कि डिक्लाइन कौन काज कर रहा है, हमारी जो माहौल के अंदर चेंजेस आ रही हैं, मशीन की जो चेंजेस आ रही हैं इसके अंदर। और बिल्कुल इसी तरह की हमारा मिसाल के तौर पर एआई का दौर है और हम काम कर रहे हो नोकिया के बटनों वाले मोबाइल बनाने पर, तो ये तो डिक्लाइन है ना, क्योंकि अब किसने खरीदने हैं कीपैड, ये हमारी डिक्लाइन के अंदर आ जाता है। इफ़ एन इंडस्ट्री इज़ एट द इवैल्यूएशन, अगर इवैल्यूएशन स्टेज पर हो तो हमें क्या करनी चाहिए, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए और वहाँ पर आकर स्टार्ट भी करना चाहिए। और उसके बाद होम बेस्ड बैंकिंग इज़ अनदर एग्जांपल एट मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी लेवल पर क्या होता है, हमारा जो इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर न्यू लोग एंटर हो रहे होते हैं जो एक बड़ा टफ होता है। तो एन एंटरप्रेन्योर शुड नॉट ऑप्ट फॉर इंडस्ट्री डेट इज़ अ डिक्लाइन स्टेज। वही चीज़ के हमें उसके अंदर एंटर नहीं होना चाहिए जब डिक्लाइन स्टेज आ जाए। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की हमारे पास कितनी कैटेगरीज हैं विद रिस्पेक्ट टू द लाइफ स्टेज, दैट इज़ हमारे पास पहली है इंट्रोडक्शन, सेकेंड इज़ ग्रोथ एंड सेकेंड इज़ ग्रोथ, थर्ड इज़ मेजोरिटी एंड फोर्थ इज़ हमारा डिक्लाइन। तो देखिए अब इसमें यहाँ पर हमारे पास 5 थी। बस ये याद रखना है जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कि इंडस्ट्रियल लाइफ साइकिल के अंदर एक ऐसा कौन सा स्टेज है
जो आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर नहीं होता, डेट इज शेक आउट। बाकी सब कुछ सेम ही है। नेक्स्ट हमारे पास है, ये देखें यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि इंट्रोडक्शन और टाइम के लिहाज से ना, इंट्रोडक्शन के अंदर सेल्स कम होती हैं, फिर ग्रोथ के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होती हैं, मेच्योरिटी के ऊपर थोड़ी सबसे ज़्यादा हो जाती हैं, और लास्ट पर आकर क्या होता है, डिक्लाइन कर जाती हैं। तो इनिशियली द मोबाइल फ़ोन्स वाज, ये मोबाइल फ़ोन की हमारे पास एग्जांपल दी हुई है कि शुरू के अंदर जो मोबाइल फ़ोन्स थे उनकी ग्रोथ अच्छी खासी थी, वो ज़्यादा अर्न कर रहे थे क्योंकि वो ग्रोइंग स्टेज के ऊपर थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, उनकी जो तरक्की है वो कम होती गई। तो ये चीज़ें आप के लिए इतनी ज़रूरी भी नहीं है और पेपर के लिहाज से भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपेयरिंग फॉर ग्रोथ थ्रू एक्विजिशन एंड मर्जर्स। तो मर्जर्स और एक्विजिशन के थ्रू अगर हम ग्रोथ की बात करें तो वो क्या होता है, इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास 3 तरह के डिसीजंस होते हैं। ये तो 2 तो हमने पढ़ लिए कि लाइफ साइकिल स्टेज होता है और दूसरा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज होता है। लास्ट इज द अवेलेबल एंटरप्रेन्योरियल रिसोर्सेज। स्टेजेस मेजर फॉर द ग्रोथ, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ग्रोथ को मेजर करने के लिए, बिजनेस ग्रोथ को मेजर करने के जो स्टेजेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो हम उनको एक्विजिशन और मर्जर कहते हैं। जब हमारे बिजनेसेस समाल होते हैं तो क्या होता है कि मर्जर्स एंड एक्विजिशंस आर नॉट दैट डिफिकल्ट बट दे आर इजी इन द लार्ज, नॉट इजी इन द लार्ज। तो ये जो दोनों एलिमेंट्स होते हैं स्मॉल इंडस्ट्री में तो एब्सोल्युटली बहुत आसान होते हैं, मुश्किल नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे हमारी इंडस्ट्री ज़्यादा होती है, बड़ी होती जाती है, तो ये हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर देते हैं। अब हमने इन चीज़ों को तो डिस्कस कर लिया कि अब बात आती है मर्जर क्या है और एक्विजिशन क्या है। हमें इन चीज़ों का तो पता ही नहीं है। तो मर्जर, इसके अंदर 2 बड़ी कंपनियां रजामंदी से एक नया बिजनेस बना लेती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बैंक की अगर हम बात करें, एमसीबी इस्लामिक बैंक एंड एमसीबी लिमिटेड, तो अगर ये दोनों आपस में कोलैबोरेट कर लें, ये दोनों अलग कंपनियां तो खैर नहीं है, चलिए यही समझ लें कि 2 कंपनियां, क्योंकि अलग कंपनी की बात नहीं हुई है, देखें ना, हाँ जी, तो अलग कंपनी की बात नहीं, तो अगर ये दोनों एक में मर्ज हो जाती हैं तो डेट इज मर्जर। और इसके बाद है एक्विजिशन। तो एक्विजिशन के अंदर क्या होता है, इसमें एक बड़ी कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है, ठीक है। जिस तरह हमारा जो PIA है, आपने सुना होगा कि वो बिक चुका है, उसे किसी ने खरीद लिया है। अब मुझे नहीं पता किसने खरीदा है, अगर किसी को पता है तो वो मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताए। तो PIA की जो एग्जांपल है वो हमारे पास एक्विजिशन की है क्योंकि उसे किसने खरीदा है। जबकि अभी मैंने जो आपकी एग्जांपल दी MCB बैंक की, तो उसकी दो जो शाखें थी उनको अंदर मर्ज कर लिया गया है, तो डेट इज़ मर्जर। अब हमारे पास मर्जर और एक्विजिशन के 4 स्टेजेस होते हैं, या फिर हमारे पास इसकी 4 बेसिक्स होती हैं। फर्स्ट इज़ फाइनेंशियल, सेकेंड इज़ स्टैंडर्ड बेस्ड, थर्ड इज़ मैनेजमेंट टीम बेस्ड एंड फोर्थ इज़ प्रोडक्ट बेस्ड। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपने याद कर लेने हैं, ये आपके पेपर में बहुत रिपीट होते हैं। अब देयर हैव एक्विजिशन, हमारी जो रिसेंटली हमारे जो पास्ट के अंदर बैंकिंग सेक्टर था पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर एक्विजिशन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। इसके अंदर मर्जर की हमारी कुछ टाइप्स थी, जैसे सबसे पहले आ जाती हैं हमारे पास हॉरिजॉन्टल मर्जर, जब 2 डायरेक्ट कंपेटिटर्स आपस में क्या कर लेते हैं, आपस में मिल जाते हैं, यानी कि जो दुश्मन होते हैं दोस्त बन जाते हैं, तो वो होती है हमारी हॉरिजॉन्टल मर्जर, ठीक है, याद रखना है। डायरेक्ट कंपेटिटर्स हैव सेम प्रोडक्ट लाइन एंड मार्केट कम्बो टू फॉर्म अ न्यू बिजनेस। सेम चीज़ बेच रहे थे, सेम ही उनकी नीश थी, तो दोनों ने क्या कर लिया, इत्तेहाद कर लिया। वर्टिकल में क्या होता है, जब कोई कंपनी अपने ही सप्लायर के साथ मिल जाए, जो उनका सप्लायर है ना उनके साथ अगर मिल जाती है तो वो होती है वर्टिकल, यानी कि अपनी ही जो जिनको वो प्रोवाइड कर रही होती है या फिर जिनसे वो खरीद रही होती है। तो यहाँ पर एक छोटी सी जो आपको मिसाल दी हुई है कि सिमिलरली सप्लायर ऑफ कॉटन यार्ड कैन कंबाइन द बिजनेस विद टेक्सटाइल। हाँ जी, तो जो सप्लायर है हमारे पास यार्न का, जो हमें धागा दे रहा है या फिर रुई दे रहा है, तो अगर वो टेक्सटाइल मिल के साथ कोलैबोरेट कर ले, इसी तरह एक सप्लायर ऑफ कोन, जो एक कोन कर रहा है ना सप्लाई, वो मर्ज कर ले कोन आइसक्रीम प्रोडक्शन कंपनी के साथ, तो इससे क्या होगा कि वो कोन आइसक्रीम यूनिट्स देगा, ठीक है। जहाँ पर वो खाली कोन ही बेच रहा था या खाली कोन की उसकी इंडस्ट्री थी, वो आइसक्रीम की इंडस्ट्री बन जाएगी। नेक्स्ट इज द कोन जेनेरिक
मर्जर। कौन जेनेरिक मर्जर? जैसे नाम से ही जाहिर है, जब दो ऐसे बिजनेस मिले जो एक ही कस्टमर बेस को अलग अलग सर्विस दे रहे हों। वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर दो ज्वाइंट वेंचर्स मिल जाएं जिनका जो टारगेट है वो एक ही है लेकिन सर्विस मुख्तलिफ दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल आ टीवी मैन्युफैक्चरर एंड केबल कंपनी कैन कंबाइन देयर बिजनेस। टीवी जो मैन्युफैक्चरर और केबल कंपनीज हैं वो क्या कर सकती हैं? कंबाइन कर सकती हैं। सिमिलरली sometimes the seller of TV provide free subscription for the Netflix for 2 months। तो हाँ जी, कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं, कुछ ऐसी कंपनी के टीवी होते हैं ना, स्पेशली हमारे जो गूगल टीवीज़ होते हैं ना, हमारी जो बड़ी बड़ी LCDs होती हैं, आई थिंक उनको गूगल टीवी ही कहते हैं। तो बिकॉज वो जो हमारे घर में ना उस पर लिखा हुआ आता है कि गूगल टीवी, तो मे बी वो गूगल टीवी ही हो। तो आपने ये भी मुझे बताना है कि उसे हम क्या कहते हैं। तो उसके ऊपर नेटफ्लिक्स की जो होती है वो 3 मंथ की 2 मंथ की मिलती है। तो जी हाँ, बिल्कुल आपको गूगल टीवी के ऊपर 3 मंथ की जो सब्सक्रिप्शन होती है वो बिल्कुल फ्री मिलती है। इवन 6 मंथ की मिली थी हमें। तो नेक्स्ट हमारे पास है मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। बस इसमें ये होता है कि प्रोडक्ट सेम होता है लेकिन मार्केट्स क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। अपनी अपनी मार्केट के अंदर वो काम कर रहे होते हैं। दैट इज नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट एक्सटेंशन। तो प्रोडक्ट अलग अलग होंगे लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे होंगे। लास्ट इज कॉन्ग्लोमरेशन। तो कॉन्ग्लोमरेशन का मतलब है जब दो बिल्कुल ही मुख्तलिफ बिजनेस मिल जाएं जिनके प्रोडक्ट्स और नेचर बिल्कुल मुख्तलिफ हो। तो बिल्कुल अलग है ये कि ना तो इनका बिजनेस मिलता है ना ही इनका प्रोडक्ट मिलता है, और ये मिल जाएं आपस के अंदर। जैसे हमारी फॉर एग्जांपल फर्नीचर शॉप, द नेम ऑफ द प्रोडक्ट एंड ब्रांड ऑफ द बेकरी। तो जैसे एक फर्नीचर शॉप है और उसका जो प्रोडक्ट है या फिर नेम है वो बेकरी का होता है। द ब्रांड माइट बी डीलिंग इन बोथ टू एंटर एंटायरली डिफरेंट बिजनेस। तो बिल्कुल अलग। ये तो वैसे भी अजीब लग रहा है ना कि फर्नीचर की दुकान और बेकरी। तो चले खैर, नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपेयरिंग फॉर ग्रोथ स्ट्रेटजी टूल नंबर 3। इनको स्टूडेंट हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे क्योंकि अभी मैंने चेक किया है बहुत लेंथी है आपका लेक्चर। तो होप सो आपको यहाँ तक पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। फी अमान।